हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश और मैं हाजिर हूं आपके साथ एक और सेशन के साथ जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एएसआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को एमसीक्यूज के फॉर्म में। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेशन नंबर 22। इससे पहले 21 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा फ्रेंड्स, डू वॉच ऑल द प्रीवियस सेशंस बिकॉज ऑल द सेशंस आर इंटरलिंक्ड। और हो सकता है अगर आपने पहले के सेशन ना देखे हो तो आपको बाद वाले भी कंसेप्ट समझने में डिफिकल्टी हो। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। और जिस भी एग्जाम में ये इकोनॉमिक्स आपका कंपोनेंट है वहां पर ये एमसीक्यूज डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोर कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि यहाँ पे अचीवर्स वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम फर्दर आज के सेशन का जो एजेंडा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अचीवर्स क्वेश्चन में हमने लास्ट सेशन में कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था? व्हाई डू पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज लोग क्यों डिमांड करते हैं? सो ऑप्शंस आर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर डोमेस्टिक करेंसी, टू पे डोमेस्टिक टैक्सेस इन फॉरेन करेंसी, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, सेंड गिफ्ट्स अब्रॉड एंड बाय फाइनेंशियल असेट्स इन अ फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री, टू सेल डोमेस्टिक गुड्स टू फॉरेन बायर्स एंड टू इन्वेस्ट इन लोकल बिजनेस विद इन देयर ओन कंट्री। तो ये ऑप्शंस है। व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे लोग फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिमांड करते हैं? टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, सेंड गिफ्ट्स अब्रॉड एंड बाय फाइनेंशियल असेट्स इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब भी आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी होती है फॉरेन से, तो आपको पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में ही करना पड़ता है। तो इसके लिए हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, एंड सी इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पे सही आंसर दिया है। सो राइट आंसर हैज बीन गिवन करेक्टली बाय द सष्मिता। सष्मिता ने बिल्कुल सही आंसर दिया और साथ में इन्होंने फीडबैक भी दिया हुआ है। थैंक यू सर। साथ में यहाँ पे साहू जी है, इन्होंने भी अपना फीडबैक दिया है। बेस्ट सेशन सर, आई लर्न अलॉट फ्रॉम दिस वीडियो, योर टीचिंग टेक्निक इज सो गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके काम आ रही है चीजें, तो डेफिनेटली हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज फॉर सेवरल की रीजंस। फर्स्ट, व्हेन इंडिविजुअल्स और बिजनेस वांट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। जब भी यहाँ पे क्या होगा, हम फॉरेन से गुड्स या सर्विसेज अवेल करना चाहेंगे, परचेज करना चाहेंगे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। साथ में जब हम कोई गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, सपोज आपका कोई रिलेटिव है जो यूएसए में रहता है, उसको आप गिफ्ट भेजना चाहेंगे, वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में होगा। जब भी आपको फाइनेंशियल एसेट, जब भी आपको फॉरेन कंट्री के जो कंपनीज है वहां पे शेयर परचेज करने, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली इन सारी चीजों के लिए लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट डज द टर्म डीवैल्यूएशन रेफर टू? फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डीवैल्यूएशन का। क्या मतलब होता है डीवैल्यूएशन का? अभी हमने सारे कंसेप्ट समझे हैं चीजों को लेकर, एक्सचेंज रेट को लेकर। अब हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो डीवैल्यूएशन का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ नेशंस करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज, allowing the currency value to float freely without government intervention. Option number C, reducing the price of a nation's currency in terms of other currencies. Option number D, fixing the exchange rate of a currency at a higher value. Then strengthening a nation's currency by accumulating foreign reserves. बताइए फ्रेंड्स, what do you feel, what do you think, what is the correct answer with respect to this question? devaluation हम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे आपको साथ साथ में पार्टिसिपेट भी करते चलना, ताकि यहाँ पे क्लैरिटी मिले, ताकि यहाँ पे मजा आए, सेशन को हम एंगेजिंग बना सकें। ऐसा ना हो कि बस वन वे इंटरेक्शन हो। हम सेशन को चाहते हैं टू वे इंटरेक्शन रहे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको भी सीखने मिल रहा है। और फ्रेंड्स, गलतियां करने से मत डरिएगा, गलतियां करिए। जितना ज्यादा गलतियां करेंगे उतना ज्यादा आप लाइफ में सीखेंगे और उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओनली, दैट इज रिड्यूसिंग द प्राइस एक्सचेंज रेट ऑफ अ नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। इसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। देखिए, दो कंसेप्ट होते हैं, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन एक इंटेंशनल एफर्ट होता है, एक इंटेंशनल एफर्ट होता है गवर्नमेंट की साइड से करेंसी को डीवैल्यू करने का, करेंसी की जो वैल्यू को कम करने का। ठीक है। क्यों कम करते हैं वो भी मैं उसका आपको पर्पस बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी एग्जांपल दिया था। सपोज $1 इज इक्वल टू ₹80 है, ये क्या हो गया? ये हमारा एक्सचेंज रेट हो गया। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको $1 के लिए 80 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 80 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। दिस इज द एक्सचेंज रेट। अब अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रहा है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब अपने करेंसी की जो कीमत है वो कम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे $1 इज इक्वल टू ₹85 हो गया।
तो यहाँ पे जो हमारी करेंसी वो मजबूत नहीं हुई है, हमारी करेंसी वीक हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले हमको $1 परचेज़ करने के लिए 85 रुपीज़ खर्च करना पड़ता था, सॉरी 80 रुपीज़ खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब हमें $1 परचेज़ करने के लिए रुपीज़ 85 खर्च करना पड़ता है। मतलब अब $1 के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारी जो करेंसी है वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है और यहाँ पे जो डॉलर की वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। राइट, तो ये होता है बेसिकली डिवैल्यूएशन। अब ये दोनों चीजें होती है, डेप्रिसिएशन भी होता है, डिवैल्यूएशन में भी होता है, जहां पे क्या हो रहा है कि जो करेंसी है, जो कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट जानबूझ के बेसिकली अपनी जो करेंसी है उसको यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस करती है। उसका पर्पस अभी हम समझते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, बट आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए बिटवीन द डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिवैल्यूएशन की, तो डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट अपना खुद के गवर्नमेंट इंटेंशनली जब अपने जो कंट्री की करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे डिवैल्यूएशन। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखते हैं आप में से किसने किसने सही आंसर दिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसी को हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। $1 इज इक्वल टू ₹80। ये तो नॉर्मल एक्सचेंज रेट हो गया। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे बेसिकली 85 हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। हो सकता है इसकी वैल्यू $1 इज इक्वल टू ₹70 हो जाए, इसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन। ठीक है, इसको हमने फर्दर अपनी करेंसी को हमने स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि पहले हमें $1 के लिए 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब हमें $1 के लिए 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब $1 के लिए हमें पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसका मतलब हमारी जो करेंसी वो स्ट्रांग हो गई है। इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। जब ये इंटेंशनल एफर्ट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट खुद से ये काम करती है, तो उसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। ठीक है, जब यहाँ पे करेंसी को वीक बना दिया, डीवैल्यूएशन, करेंसी को स्ट्रांग बना दिया, दैट इज रीवैल्यूएशन। So if we read the explanation, so devaluation refers to the deliberate reduction. ठीक है, deliberate मतलब intentional, deliberate reduction in the value of a nation's currency relative to other currencies is usually carried out by the government or central bank. This reduction in the exchange rate means that the currency is now worth less in terms of foreign currencies. ठीक है, यहाँ पे करेंसी की जो वैल्यू है उसको जानबूझ के यहाँ पे कम कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। जब ये ऑटोमेटिक हो जाएगी तब इसको हम कुछ और बोलेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जानबूझकर अपने देश की करेंसी को वैल्यू कम करेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गवर्नमेंट डिवैल्यूएटिंग इट्स करेंसी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, अब आपको बताना है कि पर्पस क्या है, अपनी ही देश की करेंसी को हम वीक क्यों बना रहे हैं। सो ऑप्शंस आर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, to lower the price of the country's exports and raise the price of the foreign imports, boosting domestic production, then to reduce inflation by making foreign goods cheaper, to attract foreign investment by making domestic assets more valuable, to stabilize the currency by fixing it to the value of another currency. बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ गवर्नमेंट डीवैल्यूइंग इट्स करेंसी? गवर्नमेंट अपने ही देश की करेंसी को क्यों डीवैल्यू करती है, क्यों उसकी वैल्यू कम करती है? उसका प्राइमरी पर्पस क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बेसिकली टू लोअर द प्राइस ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स, बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि $1 इज इक्वल टू ₹80। सपोज ये रेट चल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सचेंज रेट, इसको हम बोल रहे हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब यहां पे समझिए, अगर यहां पे $1 इज इक्वल टू ₹85 गवर्नमेंट ने कर दिया, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई है। ठीक है, डेलिब्रेट एफर्ट लिया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चलते क्या हुआ, हमारी जो करेंसी वो वीक हो गई। पहले हमें $1 के लिए हमें 80 रुपीज खर्च करने पड़ते थे, अब हमें $1 के लिए 85 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आइए इसको समझते हैं, इससे क्या होगा। देखिए, पहले बेसिकली क्या हो रहा था, अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट होगा और इंपोर्ट प्रमोट नहीं होगा, इंपोर्ट लोग कम करेंगे। रीजन बीइंग, पहले जब आप कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, पहले आप इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो आप पेमेंट किस में कर रहे थे, फॉरेन डॉलर्स में। ठीक है, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, अगर आप पहले कुछ इंपोर्ट कर रहे थे तो आप डॉलर्स में पेमेंट कर रहे थे, तो पहले जब आप इंपोर्ट कर रहे थे तो आप डॉलर्स परचेज कर रहे थे और हर डॉलर के लिए आपको 80 रुपीज पे करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप अगेन सेम चीज इंपोर्ट करोगे तो आप डॉलर परचेज करोगे, अब आपको हर डॉलर के लिए 85 रुपीज देना, परचेज करना पड़ेगा, 85 रुपीज खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको $1 मिलेगा। तो इसलिए बेसिकली अब यहां पे महंगा हो गया डॉलर को परचेज करना, तो आप इंपोर्ट यहां पे कम करोगे, मतलब हमारी कंट्री में इंपोर्ट कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि पहले क्या हो रहा था, जो हमारे यहाँ पे चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी, जो हमारे यहाँ से चीजें हम फॉरेन कंट्रीज में बेच रहे थे, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसके लिए हमें क्या मिल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर मिल रहा था हमें। डॉलर पहले क्या मिल रहा था, डॉलर की पहले वैल्यू थी $1 इक्वल टू ₹80।
एक डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 80 पहले इसकी वैल्यू थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़कर 85 रुपीज होगी। मतलब अब जो भी चीज मैं अपना गुड्स बेचूंगा, जो भी पार्ले जी मैं बाहर वाली कंट्रीज को बेचूंगा, उसमें मुझे डॉलर में पेमेंट करेंगे और उस डॉलर को मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं, डॉलर को मैं कन्वर्ट कराऊंगा। ठीक है, बैंक के पास मैं अपनी फॉरेन करेंसी डॉलर रख दूंगा, वहां से मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो हर डॉलर के लिए मुझे अब 85 रुपीज मिलेंगे। पहले मुझे 80 रुपीज मिल रहे थे एक्सपोर्ट करने के लिए, अब मुझे 85 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब जब भी यहाँ पर करेंसी हमारी डी वैल्यू हो रही है तो हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। गॉट इट? ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से चीजें होती हैं यहां पर। ठीक है जी, तो यही बेसिकली दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। और यही पर्पस होता है करेंसी को डी वैल्यू करने का। जब हम देखते हैं कि हमें इंपोर्ट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है तो करेंसी को डी वैल्यू कर देते हैं, तो इंपोर्ट कम हो जाता है, साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब हर डॉलर के लिए हमें ज्यादा रुपीज मिलने लगे। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो सेलर्स होंगे, वो चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है उसमें। So, when a government devalues its currency, it reduces the exchange rate of its currency relative to other currencies. This makes the country's exports cheaper for foreign buyers, potentially increasing demand for these exports. ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा है बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे एक चीज बायर के साइड से भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे डी वैल्यू हो गई है, ठीक है, यहाँ पे डी वैल्यू हो गई, तो वहां पे बेसिकली क्या हो रहा था? पहले जो बायर है, जो फॉरेन में बैठा हुआ इंपोर्टर है, वो क्या कर रहा था? पहले वो बेसिकली हमारे यहाँ से माल इंपोर्ट कर रहा था, उसको $1 खर्च कर रहा था, उसको 80 रुपीज का माल मिल रहा था, 80 रुपीज के प्रोडक्ट्स उसको मिल रहे थे। लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ पे डी वैल्यूएशन हो गया है, तो अब क्या हो रहा है? वो $1 खर्च कर रहा है तो उसको 85 रुपीज का माल मिल रहा है, 85 रुपीज का माल मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब उसको भी ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो भी डिमांड ज्यादा करेगा। जब वो डिमांड ज्यादा करेगा तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो दोनों साइड की पिक्चर क्लियर होना चाहिए, सेलर के साइड की भी और बायर के साइड की भी। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए कि डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है और डिवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द टर्म रीवैल्यूएशन रेफर टू? फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था इसके रिगार्डिंग। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सो ऑप्शंस आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अ नेशंस करेंसी रिलेटिव टू द अदर करेंसीज। ऑप्शन नंबर बी, allowing the currency value to be determined by market forces without government intervention. Option number C, increasing the price of a nation's currency in terms of other currencies. Option number D, fixing the exchange rate of a currency at a lower value. And option number E, weakening a nation's currency by selling foreign reserves. बताइए, what do you think, what is the right answer according to you for question number 3? रीवैल्यूएशन की बात हम कर रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज। डीवैल्यूएशन में क्या हो रहा था? डीवैल्यूएशन में हमारी जो करेंसी उसको हम वीक बना रहे थे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, लेकिन यहां पर रीवैल्यूएशन में अपनी ही करेंसी को हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। $1 इज इक्वल टू ₹80। सपोज ये नॉर्मल रेट चल रहा है, ये एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, डीवैल्यूएशन करना मतलब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक खुद से डेलिबरेटली यहाँ पे एफर्ट लगा रही है करेंसी को वीक करने का। तो यहाँ पे $1 इज इक्वल टू रुपीज जब 85 हो जाएगा तो ये हमारी करेंसी क्या हो गई? डी वैल्यू हो गई। लेकिन जब $1 इज इक्वल टू रुपीज यहाँ पे 75 हो जाएगा, इसका मतलब हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई है। तो पहले $1 के लिए आपको 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन अब सेम $1 को लेने के लिए आपको सिर्फ 75 रुपीज ही खर्च करने पड़ेंगे। सो दिस इज द रीवैल्यूएशन। बट सेम एज डीवैल्यूएशन, यहां पर भी डेलिबरेटली गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा करेंसी को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। वहां पे डीवैल्यूएशन में वीक बनाया जा रहा था, रीवैल्यूएशन में स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो रीवैल्यूएशन रेफर्स टू द डेलिबरेट एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ नेशंस करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज। ठीक है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी जो हमारी नेशन की करेंसी उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वैल्यू। अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव टू द अदर कंट्रीज, करेंसीज टिपिकली कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, दिस इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट मींस दैट द करेंसी इज नाउ वर्थ मोर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पहले $1 इक्वल टू ₹80 था, अब अगर $1 इक्वल टू ₹75 है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जानबूझकर वैल्यू बढ़ाई है, इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने रीवैल्यूएशन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड हाउ इज इट टिपिकली इंप्लीमेंटेड? यहाँ पे पर्पस क्या है रीवैल्यूएशन का, क्यों रीवैल्यूएशन किया जा रहा है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। सो टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स,
implemented by selling the nation's currency and buying foreign currencies. Option number B, to raise the price of the country's export and lower the price of foreign imports, implemented by buying the nation's currency and or selling foreign currencies. Option number C, to stabilize the exchange rate by adjusting domestic interest rates, implemented by changing government policy. Option number D, to balance the trade deficit by encouraging more foreign investments, implemented by increasing foreign exchange reserves. And option number E, to reduce inflation by decreasing the cost of domestic goods, implemented by controlling money supply. So what is the right answer according to you? आपके हिसाब से सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, बताइए गाइस. So right answer is option number B, to raise the price of the country's exports and lower the price of foreign imports, implemented by buying the nation's currency and or selling foreign currencies. ये पर्पस होता है बेसिकली यहाँ पे किस चीज का, बेसिकली यहाँ पे जो पर्पस हमारा रिवैल्यूएशन का होता है. सो अगर हम बात करें यहाँ पे, रिवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी रिलेटिव टू द अदर करेंसीज. ठीक है, पहले $1 के लिए हमें 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन अब अगर $1 के लिए हमें 75 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है. और अगर ये स्टेप गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा जानबूझकर लिया गया है तो इसे हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन. राइट, यहाँ पे फर्दर आगे इसको देखें तो, दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक व्हेन इट एम्स टू रेज द प्राइस ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स. इफ अ कंट्री इज रनिंग एन अनडिजायर्ड ट्रेड सरप्लस वेयर एक्सपोर्ट्स सिग्निफिकेंटली एक्सीड इंपोर्ट्स, रिवैल्यूएशन कैन हेल्प एड्रेस द इम्बैलेंस बाय मेकिंग एक्सपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव एंड इंपोर्ट्स चीपर. ठीक है, होता क्या है, कई बार ट्रेड सरप्लस पे चल रही होती है कंट्री, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रेड सरप्लस पे. लाइक फॉर एग्जांपल, सरप्लस मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी आप पॉजिटिव फिगर में है तो आप सरप्लस में, जब भी आप माइनस में तब आप डेफिसिट में है. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे सपोज इंडिया, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है. ट्रेड मतलब कैसा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है. राइट, तो यहाँ पे इंडिया का जो बैलेंस है, इंडिया यहाँ पे एक्सेसिव प्लस में चल रहा है, मतलब इंडिया यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है और कंपैरेटिवली चाइना से कम इंपोर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है, ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है. तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए रीवैल्यूएशन बेसिकली किया जाता है, मतलब करेंसी को क्या किया जाता है, करेंसी को स्ट्रांग बनाया जाता है. और जब करेंसी यहाँ पे स्ट्रांग बन रही है तो उससे क्या होगा, करेंसी जब स्ट्रांग होगी तो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे. ठीक है, एक्सपोर्ट यहाँ पे महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट चीपर हो जाएगा. एक्सपोर्ट महंगे कैसे हो जाएंगे, अगर यहाँ पे $1 इज इक्वल टू ₹75 है. ठीक है, अगर यहाँ पे $1 इज इक्वल टू ₹75 है, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली उस केस में यहाँ पे पहले $1 इज इक्वल टू ₹80 था. ठीक है, अब यहाँ पे अगर $1 इक्वल टू 75 है तो यहाँ पे लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. भाई पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपको बदले में पैसा आ रहा था, आपको $1 के लिए पहले आपको 80 रुपीज मिल रहा था, लेकिन अब आपको $1 के लिए 75 रुपीज मिलेगा. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. सिमिलरली पहले अगर इंपोर्ट करना था तो इंपोर्ट करने पर क्या हो रहा था, आप इंपोर्ट कर रहे थे, आप पैसे पे कर रहे थे फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी पहले आप 80 रुपए पे कर रहे थे इंपोर्ट करने के लिए $1 के लिए, लेकिन अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन के बाद आप $1 के लिए यहाँ पे 75 रुपीज पे कर रहे हो, मतलब अब आप इंपोर्ट के लिए कम पे कर रहे हो. तो ट्रेड सरप्लस को एडजस्ट करने के लिए बेसिकली एक्सपोर्ट को महंगा बनाया जाता है और यहाँ पे इंपोर्ट्स को सस्ता बनाया जाता है, ताकि जो एक्सेसिव ट्रेड सरप्लस है वो एडजस्ट हो जाए. ठीक है जी. To implement revaluation, the government typically buys its own currency and or sells foreign currencies through the foreign exchange market. This action increases the value of the domestic currency and can help manage trade imbalances and control inflation by adjusting the cost dynamics of international trade. और ये करते कैसे है, बेसिकली ये करती है ऐसे कि यहाँ पे बेसिकली अपनी ही करेंसी परचेज करना चालू कर देती है. देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, टू इंप्लीमेंट रिवैल्यूएशन द गवर्नमेंट टिपिकली बायज इट्स ओन करेंसी. जब आप अपनी करेंसी गवर्नमेंट बाय करना चालू कर देगी, मतलब जो मार्केट में जो अपनी करेंसी वो कम हो जाएगी और डिमांड जिसकी जिसकी ज्यादा होती है, प्राइसेस उसके बढ़े जाते हैं. जब करेंसी गवर्नमेंट के पास हो जाएगी, गवर्नमेंट ने खुद ने अपनी करेंसी परचेज कर ली, तो यहाँ पे मार्केट में पैसे कम पड़ गए. जब पैसे कम पड़ गए तो यहाँ पे बेसिकली हमें डॉलर्स के लिए पैसे तो चाहिए रहेंगे, तो जब पैसे इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो पैसे के रेट बढ़ जाएंगे. रेट बढ़ जाएंगे मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि करेंसी की डिमांड ज्यादा है और बेसिकली यहाँ पे डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी करेंसी खरीदेगी और बेसिकली यहाँ पे फॉरेन करेंसी बेचेगी मतलब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी. तो जिसकी सप्लाई ज्यादा उसके प्राइसेस कम है, जिसकी डिमांड ज्यादा उसके प्राइसेस ज्यादा हैं. तो अपनी करेंसी बाय करेगी तो वहां से डिमांड ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, तो यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे. फॉरेन करेंसी सेल करेगी तो बेसिकली सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो प्राइसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे. इस तरीके से हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रांग बन जाएगी और दूसरी करेंसी जो है वो कंपेरेटिवली यहाँ पे कम हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से बेसिकली ये इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रोसेस ऑफ रीवैल्यूएशन. राइट. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन्वॉल्व. हमने पढ़ा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. बताइए क्या होता है.
Options are active government intervention to stabilize currency value through buying or selling foreign exchange. Option number B, a fixed exchange rate where the currency value is pegged to another currency or basket of currencies. Option number C, a hands-off policy where the exchange rate is determined solely by the market forces without government intervention. Option number D है a system where the central bank sets a specific target rate for the currency and adjust monetary policy to maintain it. Option number E है an exchange rate policy that involves setting an upper and lower bound for currency value and intervening when limits are breached. What is the right answer according to you, friends? क्या सही आंसर आपके हिसाब से? So the right answer is option number C. That is a hands-off policy where the exchange rate is determined solely by market forces without government intervention. ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे $1 इज इक्वल टू ₹60 है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि कुछ भी डिमांड हो, कुछ भी सप्लाई हो, भाई $1 की कीमत जो है वो ₹60 है। सो दैट इज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, उसको फिक्स कर दिया गया था, वो चेंज नहीं होने वाली। कुछ भी डिमांड हो, कुछ भी सप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये फिक्स हो गया, $1 इक्वल टू 60, जब तक वहां पे चेंज नहीं किया जाएगा। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो उस केस में क्या होगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। जो रेट्स, जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होंगे वो कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होंगे। जितनी ज्यादा डिमांड इंडियन करेंसी की होगी, उतना ज्यादा इंडियन करेंसी स्ट्रांग होता जाएगा। जितनी ज्यादा डिमांड बेसिकली डॉलर्स की होगी या फॉरेन करेंसी की होगी, उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी जो है स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। एक्सचेंज रेट इसीलिए अभी हम जो फॉलो करते हैं दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बेसिकली होता रहता है चेंज। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे चेंज होता रहता है बेसिकली। जो भी अगर डिमांड डॉलर्स की ज्यादा है तो डॉलर ज्यादा पावरफुल हो जाता है, कंपैरेटिवली रूपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे रूपी की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की कम है, तो बेसिकली रूपी स्ट्रांग हो जाता है, यहाँ पे डॉलर डेप्रिशिएट हो जाता है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस की जिनकी हम बात कर रहे हैं, सो मार्केट फोर्सेस बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ही है। अब द थिंग इज कि इनकी डिमांड बढ़ कम क्यों रही? भाई किसी को अगर यहाँ पे यहाँ बैठा हुआ इंडिया में, उसको अगर फॉरेन में पैसा भेजना है तो वो डॉलर्स में भेजेगा। अगर यूएसए पैसा भेजना डॉलर्स में भेजेगा। ठीक है, तो डॉलर्स में भेजने के लिए डॉलर्स पहले वो परचेस करेगा, फिर डॉलर्स में भेजेगा। राइट, तो इस तरीके से डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी। सिमिलरली अगर वहां पे कोई फॉरेन में बैठा है, उसको यहाँ पे रुपीज भेजना है, तो बेसिकली रुपीज परचेस करेगा, फिर उसको रुपीज यहाँ सेंड करेगा, तो रुपीज परचेस करेगा तो रुपीज की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो रुपीज एप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे जो एक्सचेंज रेट होता है वो यहाँ पे विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, मार्केट फोर्सेस से ही डिसाइड होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से ही डिसाइड होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है इसको डिसाइड करने में। ठीक है फ्रेंड्स, so that is why option number C is correct. So in a flexible exchange rate system, also known as floating exchange rate system, the value of a currency is determined by the forces of supply and demand in the foreign exchange market. ठीक है, सप्लाई और डिमांड पर ही रहता है बिल्कुल। फॉरेन एक्सचेंज की जितनी ज्यादा सप्लाई है उतना ज्यादा करेंसी वीक होगी, जितना ज्यादा डिमांड है उतनी ज्यादा करेंसी स्ट्रांग होगी। राइट, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरेक्शन के, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के यहाँ पे चीजें अपने आप होने वाली हैं। दिस मीन्स दैट द करेंसीज वैल्यू फ्लक्चुएट्स फ्रीली बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट सेंटिमेंट। इस तरीके से इन सारे फैक्टर से डिसाइड होता है। ठीक है जी, सो दिस इज द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने पहले पढ़ा था कुछ सेशन पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, आज हमने देखा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होते हैं वो डिसाइड होते हैं कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस पर, विच इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी। राइट, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपने सीखा है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अभी फर्दर और भी टॉपिक्स बचे हुए एक्सचेंज रेट में, अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। मीनवाइल अचीवर्स क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी यहाँ पे सही आंसर करेगा उसका नेम हम नेक्स्ट सेशन में शो करेंगे, जैसा हमने पिछले सेशन का इस सेशन में किया था। सो क्वेश्चन इज, इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी इफ देयर इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं, इनको देख लीजिए आराम से। ठीक है, लाइव चैट बॉक्स में मत करिएगा, सिंपली आपको यहाँ पे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, जो सही आंसर होगा, और साथ में आपका फीडबैक भी मुझे जरूरी है। आप मुझे बताइए आपको जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है इन सेशंस को? कुछ और सेशन आपको चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए, कुछ और टॉपिक्स के सेशन चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे उस सेशन को लेकर आने का। राइट, और इन सेशंस में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू टुडेज सेशन। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट है, यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको जो भी क्वेरी होगी आप डायरेक्टली ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं और मैं खुद पर्सनली उसको क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब इसमें आपको किसी थर्ड पार्टी से बात करके घूम के नहीं आना पड़ेगा मेरे पास, आप डायरेक्टली जब चाहे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो स्कैन कर लीजिए, देर मत करिए, ज्वाइन करिए। वहां पे हम रेगुलर बेसिस पर कॉल्स भी करेंगे, रेगुलर बेसिस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करता रहूंगा, और जो भी आपको डाउट है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजी, विद रिस्पेक्ट टू एनी कंटेंट, आप वहां पे आराम से पूछ सकते हैं। आई विल बी पर्सनली रिजॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज, राइट। और फ्रेंड्स, जो भी कोर्स आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे, यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश, आपको ड्रास्टिक डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में कोर्स आपके लिए बहुत अफोर्डेबल बन जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता होगा हमने 2025 के लिए लक्ष्य बैच हमने जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, विच इज द फाउंडेशन कोर्स ऑफ फॉर 2025 आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। चीजें बहुत अच्छी तरीके से कवर कराई जाएंगी वहां पर, कंसिडरिंग कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। जो लोग हमारे आरबीआई ग्रेड बी क्रैश कोर्स का पार्ट है 2024 का, उन्हें पता होगा हम किस तरीके से चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर हम और ज्यादा डीप में जाएंगे, रीजन भी हमारे पास यहाँ काफी टाइम है। ठीक है। और अभी आपके लिए बेसिकली जश्न सिलेक्शन का ये सेल चल रही है जो कि 15 अगस्त तक ही वैलिड है, ठीक है। तो ये एक्सपायर हो जाएगी आज फ्रेंड्स, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से अवेल करना है। यहाँ पे प्राइजेस ड्रास्टिक रिड्यूस हो रहे हैं, यू कैन सी द लक्ष्य बैच के प्राइजेस यहाँ पर, बट यहाँ पे ये और भी कम हो सकते हैं अगर आप इसको यहाँ पे कूपन कोड यूज कर रहे हैं प्रकाश कूपन कोड। जब आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो ये चीजें और भी कम हो जाएंगी, प्राइसेस आपको और कम हो जाएंगे, और उसको फिर आप अवेल कर सकते हैं, और साथ में आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा वहां पर, और चीजें अफोर्डेबल हो जाएंगी। सो दिस इज द फाउंडेशन कोर्स फॉर अवर 2025 आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। और इस साल के लिए हमने क्रैश कोर्स जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, लाइव क्लासेस वहां पे लगातार चल रही है। सेम कूपन कोड प्रकाश वाला आप यहाँ भी अवेल कर सकते हैं, वो भी आपको प्राइस काफी कम मिल जाएगा। और अभी ये जो सेल है इसके तहत और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार ये 15 आज अगर ये खत्म हो गई 15 अगस्त को, तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो लास्ट मौका है आपके पास, आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। सेम इज द केस विद फेज 1 क्रैश कोर्स ऑल्सो। यहाँ पे वही कूपन कोड आप प्रकाश, जो कि मेरा नेम है, उसको यूज करिए और यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट अवेल करिए। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है कि नाबार्ड ग्रेड ए का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए कोर्स चाहिए डेफिनेटली। तो हमने यहाँ पे प्री प्लस मेंस का हमने यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज, हमने प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च की है, जिसको आप अवेल करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। सेम कूपन कोड आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी डेफिनेटली प्राइस रिड्यूस कर देगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में फ्रेंड्स। फीडबैक जरूर दीजिए और अचीवर्स क्वेश्चन में जरूर पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।